इस प्रकार के हमने समझा पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं कर सकती है सरकार। आर्टिकल 15 यह कहता है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है, लेकिन अन्य आधारों पर तो किया जा सकता है। अन्य आधारों का मतलब है कि अगर सामाजिक असमानता व्याप्त है तो सरकार भेदभाव कर सकती है। आय के आधार पर जैसे भेदभाव कर सकती है, जाति के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है, सामाजिक स्थिति के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। तो कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है, लेकिन धर्म के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। तो यहां से पंथ निरपेक्षता की कुछ झलक हमें देखने को मिलती है। क्लियर? इसी प्रकार का वर्णन आर्टिकल 16 करता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान कराई जाती है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, वो भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में हम ये देख सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता की जो भावना है वह समाहित है भारतीय संविधान में। इसी प्रकार से आर्टिकल 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करते हैं, हाँ लिख रहे हैं, आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की, यानी कि माइनॉरिटीज के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो इससे यह भावना भारतीय संविधान में देखने को मिलती है कि एक पंथ निरपेक्षता की भावना है। आपको कोई पंथ निरपेक्षता की भावना है अल्पसंख्यकों से, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर जो माइनॉरिटी है, अगर उसे अगर मेजॉरिटी की अपेक्षा अगर उसे सब सुविधाएं अगर मुहैया नहीं कराई जाती हैं तो उनके साथ यह एक भेदभाव माना जाएगा। और भेदभाव माना जाएगा तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं या इस बात की ओर यह संकेत जाता है कि धर्म के आधार पर, क्योंकि जो माइनॉरिटी है अगर उनका धर्म अलग है तभी तो धर्म के आधार पर सरकार भेदभाव कर रही है। और इस प्रकार से यह लोकतंत्र के लिए भी एक हानिकारक है और लोकतंत्र की भावनाओं के भी यह विपरीत है, जहां भी लोकतंत्र सरकार है। आर्टिकल 29 और 23 इस प्रकार के हमने समझा। इस प्रकार की पंथ निरपेक्षता की जो भावना है वो हमने देखी। अब चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या है। तो सबसे पहले हमने समझा कि पंथ निरपेक्षता का उद्भव कहां से हुआ। तो बताया कि पंथ निरपेक्षता का उद्भव फ्रांस की क्रांति से इसका जन्म हुआ। क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका लक्ष्य था कि राज्य और धर्म दोनों को एक अलग अलग करना, अलग अलग तरीके से देखना। क्योंकि पोप जो है, जो धार्मिक सत्ता थी, स्वयं धन एकत्रित करता था और जनता को बेवकूफ बनाता था कि धर्म के लिए अपना सब कुछ दान कर दो, जो भी आपका पैसे संपत्ति जायदाद है। तो लोगों ने सोचा, जैसे ही वैज्ञानिक युग आया तो लोगों ने सोचा कि खुद तो हमारे पैसे से ऐश कर रहा है धर्म के नाम पर और मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो वहां की जनता ने एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी क्रांति से 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निकल कर आए, जिनसे ये धर्मनिरपेक्षता की भावना का उद्भव हुआ। इसके बाद जाना हमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो साधारण अर्थ समझा हमने कि इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य का धर्म के प्रति शत्रुभाव है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, ना कि सभी। लेकिन सभी ये मानते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं है तो धर्मनिरपेक्षता है। क्लियर? लेकिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर आते हैं
तो इसका अर्थ यह है पंथ निरपेक्षता का कि भारतीय राज्य का यानी कि भारतीय राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही किसी भी प्रकार का धर्म भारतीय राष्ट्र घोषित करेगा। इतना क्लियर। करेगा नहीं करेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन करेगा कैसे जब पंथ निरपेक्ष है तो क्लियर। उसके लिए होगा तो फिर संशोधन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतना ये हमने समझा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय शासन अपने देश के अंदर किसी भी धर्म को स्वीकार ना करे, यानी कि नास्तिक हो जाए एक तरीके से। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो फिर मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि भारत के अंदर धर्म होंगे लेकिन भारतीय राज्य का धर्म नहीं होगा, और भारत में जितने भी धर्म होगा उन सारे धर्मों का एक समान दृष्टि से, समान नजरिए से उन्हें देखा जाएगा। इतना सा क्लियर है। और फिर उसके बाद हमने ये समझा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो पंथ निरपेक्ष नामक शब्द है यह भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट में किन किन अनुच्छेदों में परिलक्षित होते हैं। और होते तो बहुत सी जगह है, लेकिन समझने के लिए तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 और उसके बाद 25, 26, 27, 28 और 29, 30 ये आर्टिकल के जरिए मैंने आपको समझाया कि पंथ निरपेक्षता की भावना किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में समाहित है। आप लोग इन्हें डिटेल में पढ़ लेना। आ रही आवाज? आ रही? क्लियर। अब इस पंथ निरपेक्षता से जुड़ा हुआ एक मामला है, इस मामले को ध्यान में रखना। एक बहुत ही फेमस मामला है। मामला मतलब मैटर यानी कि वाद मतलब केस, जिसे एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के नाम से, बनाम भारत संघ के नाम से एक मुकदमा, एक केस आया था, जो कि 1994 का जो मैटर है, यह मुकदमा 1994 का है। अब आप कहोगे कि ये मामला दायर करने की क्या जरूरत थी? तो ये मामला दायर उस समय हुआ जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, तो उससे संविधान में एक भ्रांति यानी कि कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। उन भ्रांतियों के निवारण के लिए एक केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जिसे एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले के नाम से जानते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संपूर्ण भारत की टेरिटरी पर लागू होता है और निर्णय एक कानून के रूप में माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष की कोई एक यथावत परिभाषा नहीं हो सकती है। यानी कि दोनों शब्द देखना, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष की कोई यथावत डेफिनेशन या परिभाषा नहीं हो सकती है। यथावत का मतलब है स्टेटस क्यू, जैसा कि वैसा, मतलब जैसा का तैसा। ये इसकी परिभाषा कभी नहीं हो सकती है समाजवाद की, ना पंथ निरपेक्ष। यानी कि मतलब ये है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं, और जो जितना भी इन कॉन्सेप्ट को समझ सके, पढ़ सके, इनके बारे में उतना अच्छा है। लेकिन इनका कोई फिक्स कर दे कि ये परिभाषा के अनुसार कि ये इसकी परिभाषा है, और जो मैंने परिभाषा बताई वह परिभाषा भी इसकी क्या है, फिक्स नहीं है कितनी ही परिभाषा होगी। एक ब्रॉड रूप है इन दोनों का। इतना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इतना ध्यान रखना। इसके लिए 1970 में एक समिति बनाई थी, जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो 1970 में एक जनता पार्टी की सरकार थी। 1970 में जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की। तो इस जनता पार्टी ने एक समिति का गठन किया था।
तो ये जनता पार्टी ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति में ये, और देख लो इस समिति में कौन कौन शामिल था। इस समिति में होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के बाद शिक्षा मंत्री, एजुकेशनल मिनिस्टर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री और विधि मंत्री शामिल थे। ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसमें शामिल थे। शॉर्ट में लिख देते। तो इस समिति ने, जब समिति बनी तो इस समिति को ही बनती है, तो उसका कार्य होता है किसी विषय का विश्लेषण करना, किसी विषय पर, फिर उस पर रिपोर्ट सौंपना। तो समिति ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस शब्द को, यानी कि पंथ निरपेक्षता की जो भावना है, इस शब्द को प्रस्तावना में जैसा का तैसा यथावत रहने दिया जाए और इसे हटाया ना जाए। इतना क्लियर। तो ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन एक ये आता है इंटरव्यू के पर्पस से, एक ब्रॉड क्वेश्चन ये भी है, खासतौर से यूपीएससी के लिए, जुडिशरी के लिए अगर इंटरव्यू होता है तो एक क्वेश्चन ये कभी कभार पूछ लेते हैं, यानी कि, और एक जनरल व्यू से ये क्वेश्चन है, क्या पंथ निरपेक्षता बिना प्रावधान, यानी कि बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी लॉ के द्वारा, यानी कि बिना किसी लॉ के भी क्या पंथ निरपेक्ष किसी समाज में लागू हो सकता है? क्या पंथ निरपेक्षता की भावना है वह संविधान के द्वारा ही लाई जा सकती है? वैसे अगर संविधान में समाहित ना हो, यानी कि कानूनी रूप में, अगर कहीं भी किसी भी समाज या देश में अगर कानूनी रूप में पंथ निरपेक्षता का जिक्र नहीं है, तो क्या वहां पंथ निरपेक्षता लागू नहीं हो सकती? क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए कानून की जरूरत क्या है? इसके लिए कानून की, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये कानून की जरूरत है, कानून की बिल्कुल जरूरत ही ना है। कहने का मतलब यह है कि स्पेशल प्रोविजन पंथ निरपेक्षता के लिए नहीं होगा, तब भी पंथ निरपेक्षता की भावना समाज में लागू हो सकती है। यानी कि पर्टिकुलर, जैसे कि जो प्रोविजन होता है वह भी अगर कानून में ना हो पंथ निरपेक्षता के लिए, तो भी पंथ निरपेक्षता किसी समाज या देश में हो सकती है। तो कोई क्वेश्चन उठता है कि कैसे, दिमाग में, तो ऐसे होगी, अगर रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कानून, यानी कि अगर विधि का जो शासन है, कानून का जो शासन है, वह अगर निष्पक्ष और न्याय संगत, अगर कोई कानून बनता है, वह लागू होता है, वह अगर कानून निष्पक्ष और न्याय संगत और सही ढंग से अगर लागू किया जा सकता है, तो इस प्रकार के शब्द को संविधान में समाहित करने के लिए और इस शब्द को, यानी कि पंथ निरपेक्षता के लिए कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर एक नियम है, कहावत याद आती है कि जैसे अगर आपका कोई सदस्य घर का होगा, तो वह चाहे जितना भी उद्दंड हो, चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन आप जब भी पक्ष लेंगे उसी का ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कहावत है रामायण में कि, रामायण में कि ऐसे ही कहावत है कि ए मां तुझे सलाम और तेरे बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। तो ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति अपनी भावनाएं अपनों के प्रति ना जोड़े, चाहे अपने सही हो या गलत हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ चंद्र लोग ऐसे होते हैं जो एक निष्पक्ष तरीके से निर्णय देते हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से है कि जो देश का संविधान चल रहा है और ये दुनिया चल रही है। चलो ये बात, ये तो फिलॉसफी की बात होगी, उसमें नहीं जाएंगे।
वैसे रूसो, कांट, लेनिन ये सारे हमने अध्ययन किया हुआ है समाज शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में भी। तो आगे देखते हैं, एक शब्द आता है भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में जिसे हम बोलते हैं न्याय। न्याय, और सुना ही होगा आपने शब्द, ये बहुत चर्चित है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ या उसके साथ न्याय होना चाहिए, इस बात के लिए न्याय हो चुका है। तो आखिर क्या है ये न्याय? तो न्याय क्या है इसे समझते हैं। यानी कि व्यक्ति के साथ या व्यक्ति का जो अर्थ है, ये कॉन्सेप्ट है, यह व्यक्ति से ही सीमित नहीं है। व्यक्ति के स्थान पर कोई समाज भी हो सकता है अगर समाज की बात हो, अगर विश्व लेवल की बात हो तो कोई देश भी हो सकता है, ठीक है। अगर ज्योग्राफिकल कोई बात हो तो कोई क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। अगर हवा पानी सोसाइटी, हवा पानी की बात हो तो जैसे अगर लाइफ विद डिग्निटी की बात हो तो हवा पानी भोजन की भी बात हो सकती है। न्याय का अर्थ यहाँ व्यक्ति का अर्थ ये लगाया जाना चाहिए, लेकिन संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना ही न्याय कहलाता है। एक साधारण से शब्दों में ये समझना है कि न्याय का अर्थ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज के साथ या देश के साथ अगर एक समान व्यवहार किया जाता है तो वह न्याय है। देश के साथ होगा तो ब्रॉड से एक विश्व लेवल पर देखेंगे। फिलहाल यहीं की बात कर लेते हैं, समाज लेवल पर कहोगे बहुत से लोगों की यह शिकायत आती है कि सर तो बहुत ब्रॉड लेवल पर पढ़ाते हैं, और हमारे एक मित्र हैं उन्होंने भी हमारे जो देखे हैं वीडियो, बोलते हैं सर आप तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो मैंने कहा छप्पर फाड़ के इसलिए देता हूं कि भगवान तो नहीं हूं, लेकिन जिसको जितना चाहिए उतना हमसे ले लो, और हमारे पास जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेते जाओ। तो न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना ही न्याय है। अब चलो, अगर किसी व्यक्ति के साथ एक समान न्याय हो जाता है, एक समान व्यवहार हो जाता है, व्यवहार, तो वही न्याय है। लेकिन अगर सबके साथ अगर एक समान व्यवहार करते हैं तो इससे होता क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक समान न्याय से? यानी कि न्याय से व्यक्ति के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर न्याय एक समान व्यवहार से होता है, एक समान तरीके से होता है, एक नजरिए से अगर व्यक्तियों को देखा जाता है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एक संतुलन की भावना जो है, यानी बैलेंस ऑफ पावर, एक थ्योरी आई थी बैलेंस ऑफ पावर, ये विश्व युद्ध में एक थ्योरी आई थी हिस्ट्री में, बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जो सदियों से आज तक चला आ रहा है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे गणतंत्र हो, चाहे संसदीय व्यवस्था हो, चाहे अध्यक्षीय व्यवस्था हो, चाहे एकात्मक शासन हो, चाहे संघात्मक शासन हो, चाहे प्रसंघीय शासन हो। ये जो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी है बहुत ही ब्रॉड है, आजकल नेता लोग तो इसे बड़ा ही यूज करते हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ पावर ये है कि जैसे तराजू है तो दोनों उसके जो, हिंदी में बोलेंगे बुंदेलखंडी में, जो दोनों उसके जो पल्ले हैं उन्हें एक समान रखना, फिर चाहे वो नीति से रखें चाहे नीति से रखें, लेकिन रखना एक समान है, यही राजनीति है। राजनीति को अगर शॉर्ट रूप में समझना है तो बैलेंस ऑफ पावर, जो कि पॉलिटिशियन लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज करते हैं, यहाँ पर इसका यूज नहीं है। इसका यूज यहाँ पर इतना है कि व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। और अगर ऐसा होता है तो समाज में एक संतुलन बना रहता है, और किसी भी देश को चलाने के लिए या देश में एकता के लिए या देशभक्ति की भावना के लिए या शासन को यथावत बनाए रखने के लिए संतुलन होना बहुत जरूरी है। यानी कि जीवन में भी आपके संतुलन होना चाहिए, और संतुलन आपके जीवन में तभी आएगा जब आपके साथ न्याय होगा, चाहे वो न्याय मनुष्य के द्वारा किया जाए या फिर प्रकृति के द्वारा किया जाए। कभी कभी प्रकृति भी अन्याय कर देती है, इसलिए कर देती है क्योंकि आप प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं तो प्रकृति आपके साथ अन्याय कर देती है। इतना क्लियर? तो न्याय का ये अर्थ है।
अर्थात मैंने ये समझा कि व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना ही न्याय होता है और इससे एक संतुलन समाज में पैदा होता है और न्याय करना ही, यानी कि न्याय करना ही और न्याय होना ही और न्याय पाना ही किसी भी देश की राजनीति का या संविधान का या वहाँ के नीति निर्माताओं का अंतिम लक्ष्य होता है। आप कोई भी काम करें, आपका अंतिम लक्ष्य ये रहेगा कि हमारे साथ न्याय हो, और न्याय होता है। ठीक है, कभी कभी फेल भी हो जाता, तो न्याय का इतना मतलब है। अब भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। ये तो न्याय का अर्थ हो गया था है, जान गया। अब भारतीय संविधान में जो न्याय की बात कही गई है, यानी भारतीय संविधान जो न्याय का जिक्र करता है वह तीनों प्रकार के न्याय का जिक्र करता है। कौन कौन से तीनों प्रकार के? ये क्वेश्चन बहुत आया है, वनडे एग्जाम में भी आया है, यूपीएससी में भी आता है, जुडिशियरी में भी आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय का वर्णन करती है। तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन करती है। वो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नंबर 1 सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय। यानी भारतीय संविधान तीनों प्रकार के न्याय की बात करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कमजोर वर्गों के पक्ष की जब बात आए, भारत संविधान की प्रस्तावना ने तो घोषणा कर दी कि हम तीनों प्रकार के न्याय प्रदान कराएंगे भैया आप लोगों को, यानी सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी। आगे देखेंगे, एक समझाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम से क्लियर करेंगे कि कैसे। लेकिन यह भी हो सकता है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लिए न्यायपालिका यहाँ यह भी हो सकता है कि अगर जो कमजोर वर्ग है, कमजोर से अर्थ भी तीनों से होता है, जो कमजोर वर्ग है उसके लिए, या जो SC ST OBC या माइनॉरिटी या जो कमजोर वर्ग है किसी प्रकार से कमजोर हो, उनके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार और न्यायालय यानी कि न्यायपालिका और सरकार उनके लिए अलग से भी नियम और कानून बना सकती है। तो इसका मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह न्याय की जो अवधारणा भारतीय प्रस्तावना में व्याप्त है वह इसके विरुद्ध है। अगर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब देश आजाद हुआ, उससे पहले, आजादी से पहले नहीं, इतिहास में ही देख लो, आजादी तो देखो, उसके इतिहास के पहले से देखो कि पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो अधिकतर इनसे रिलेटेड जितने व्यक्ति थे, जितनी इनकी सेना थी, इन्हीं लोगों के पास धन का संकेंद्रण ज्यादा था और आम पब्लिक तो इनके मुकाबले बहुत, इनका स्तर, जीवन स्तर बहुत नीचे था आम पब्लिक का। तो जब देश आजाद हो गया, अगर संपूर्ण पैसा इन्हीं के पास रह जाता और सामाजिक स्टेटस, आर्थिक स्टेटस अगर इन्हीं के पास रह जाता तो और जनता है तो उसकी स्थिति तो क्या होती। तो इस प्रकार से एक यूपीएससी में एक निबंध आया था, मुझे बखूबी याद है, जब मैंने एग्जाम दिया था, मेंस में एक निबंध आया था कि चंद्र जो द्वीप है भारत में नहीं, यानी कि भारत में समृद्धि के कुछ चंद्र द्वीप पैदा हो गए हैं, इनका वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ये आया था। तो चंद्र द्वीप का मतलब यही है कि जैसे अगर समाज का पैसा किसी एक विशेष वर्ग या किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या कुछ समूह के पास एकत्रित हो जाए, तो सरकार और न्यायपालिका को अन्य लोग जो बचे हैं उनके लिए तो न्याय करना पड़ेगा, तो उनके लिए नियम और कानून अलग से बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यह न्याय की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में इसके विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर? अब शॉर्ट में देख लेते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। सामाजिक
राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो जो है राइट टू वोट का जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, और यह राजनीतिक न्याय की ओर एक इंडिकेशन देता है। साथ ही साथ में जो आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य कल्याणकारी होगा, यानी कि राज्य ऐसे नियम कानून और नीति बनाएगा जिससे कि सभी लोगों का कल्याण होगा। तो यह एक राजनीतिक न्याय की भावना परिलक्षित होती है। परिलक्षित क्या है ही, ठीक है। आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी है, और बहुत से किसानों को ऋण भी प्रदान करवाया जाता है, और अन्य प्रकार से भी कुछ ऋण प्रदान करवाया जाता है। सामाजिक न्याय में जैसे कई मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है बच्चियों के लिए, वह शादियों के लिए कुछ धन प्रोवाइड कराती है। तो एक योजना और चल रही है जैसे लाडली बहन योजना। तो ये क्या है, एक सामाजिक समानता की ओर ये क्या है, ये कदम है सरकार का। आर्थिक समानता का आपने समझ लिया, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, मनरेगा कार्यक्रम हो गया, न्यूनतम जो मजदूरी है वह भी फिक्स है। एक आर्थिक न्याय की ओर इंडिया गवर्नमेंट का एक कदम है। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जैसे सार्वजनिक जगहों पर कुआं, तालाब, स्नानागार पर हर कोई जा सकता है जो सार्वजनिक है, और धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह भी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का जो शासन है वह भी सामाजिक स्वतंत्रता की ओर, सामाजिक स्वतंत्रता में समाहित है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो न्याय है वह क्या है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। एक शब्द आता है स्वतंत्रता, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर हो सके तो अभी बता देंगे, मैंने नेक्स्ट वीडियो में। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी भी बंधन से मुक्ति, यानी कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो तो समझ लो व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी कि बंधनों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता की सीधी सीधी परिभाषा जान लो कि बंधनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। अब वो बात अलग है कि अगर बंधनों से व्यक्ति को मुक्त किया जाए तो फायदा भी हो सकता है व्यक्ति को, और मुक्त करने वालों को नुकसान भी हो सकता है व्यक्ति को भी, और मुक्त करने वालों को भी। लेकिन प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का अर्थ है, प्रस्तावना में क्या जो अर्थ है स्वतंत्रता का, वो यही है कि बंधनों से मुक्ति। अब ये स्वतंत्रता इसलिए दी जाती है कि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति का सामाजिक और मानसिक विकास संभव ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता आवश्यक है। और जहां भी राजनीतिक समाज है उसके लिए आवश्यक है कि उस समाज में जो व्यक्ति रहता है उसके विकास के लिए और उस समाज के विकास के लिए है आवश्यक है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय संविधान के द्वारा इस स्वतंत्रता मुहैया कराई गई है। अब भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता की बात है यह 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता, सिविल स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। लिख रहे लोग, अरे तुम ही लोग लिख लिया करो। कौन सी स्वतंत्रता? सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता यानी कि सिविल स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर न्याय 3 प्रकार का देती है तो स्वतंत्रता भी 3 प्रकार का देती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब जो ये कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता का, भैया ये फ्रांस की क्रांति से ही आया है।
स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और साथ साथ में अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक घोषणा पत्र है, उसमें भी स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो वहां से भी ये स्वतंत्रता संपूर्ण विश्व में वहीं से ही इसका आदान प्रदान हुआ, इतना समझ लो। अब राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जैसे राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, इसके अंतर्गत आ जाता है। और अगर बात करते हैं और आगे देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की, तो जैसे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, दलों का चुनाव में भाग लेने का अधिकार, यह भी राजनीतिक स्वतंत्रता है। मत देने का अधिकार, यह भी राजनीतिक स्वतंत्रता है। हालांकि इस पे 18 साल होना चाहिए, ये पाबंदी भी है कि 18 साल से छोटे नहीं दे सकते। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी स्वतंत्रता है राजनीतिक। अब सामाजिक या सिविल स्वतंत्रता की बात करते हैं तो दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब देह, दैहिक, दैहिक का अगर तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं शब्द को, तो देह से संबंधित, देह मतलब शरीर, और शरीर की स्वतंत्रता का मतलब है कि घूमने फिरने की, बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन ये स्वतंत्रता पर कुछ पाबंदी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक देश में स्वतंत्रता उस देश के परिवेश और माहौल के हिसाब से दी जाती है, ताकि उस देश की एकता और अखंडता को चोट ना पहुंचे। अगर उस देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचती है या कम होती है, न्यून होती है या संकीर्ण होती है, तो स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सामाजिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता इसका उदाहरण है। विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका उदाहरण है। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर आएगा, जैसे व्यापार करने की स्वतंत्रता और नियोजन की स्वतंत्रता। नियोजन का मतलब यही होगा ना, जैसे नौकरी पेशा वगैरह होता है, ये नियोजन की स्वतंत्रता। सम्मेलन और संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता। धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ये धर्म की उपासना की स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता में आ जाएगी। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता में आएगा सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के हमने समझा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। इतना और जान लो कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें स्वतंत्रता का जिक्र है। अब आते हैं समता। समता का मतलब क्या होता है? समता मतलब समानता। समता मतलब समानता। समता का अर्थ मतलब समानता, यानी कि सभी विधियां, जो भी नियम कानून लॉ है, सभी विधियां समान रूप से लागू किए जाएं, यही समता है। ठीक है। और इस सिद्धांत का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो जाके इसे पढ़ लेना, कि हम ही पढ़ा दें, पढ़ लेना। ठीक है। आर्टिकल 14 यही कहता है, समानता की बात करता है, यानी कि आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। अगर किसी क्राइम पर, अगर एक साधारण मनुष्य को अगर किसी क्राइम के लिए 6 वर्ष की जेल है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को भी और मंत्री जी को भी उसी कानून तोड़ने के लिए 6 वर्ष की जेल है। अगर संविधान में ऐसा लिखा होगा तो, कानून में लिखा होगा तो। ठीक है। यहाँ पर किसी प्रधानमंत्री या मंत्री से मतलब एक समझाने का अर्थ है, यानी कोई भी व्यक्ति हो, कानून की नजरिए में सब व्यक्ति समान है। अगर कोई क्राइम करता है तो जो रूल रेगुलेशन अगर संविधान में दिया होगा तो एक आम जनता के लिए होगा, तो उसके लिए भी वही सजा निर्धारित होगी। अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा तो फिर देखा जाएगा, जैसे कि ज्यादातर जो हमारे संसद में सांसद लोग बैठे जाते हैं, तो अगर कोई प्रश्न करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो उनके प्रश्न को किसी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं ठहराया जाता है। ये उन्हें छूट है, ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से और सही ढंग से कर सकें और निर्णय ले सकें, और होना भी चाहिए। इतना क्लियर?
और आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, यानी कि पहले जैसे उपाधियां लगती थी कि राजा, अधिराज, महाराज, पृथ्वीराज, चौहान या फलाने महाराज या कोई भी पधार रहे, इस प्रकार से राव साहब कोई उपाधि किसी प्रकार की हो, जैसे नाइटिंगेल की उपाधि हो गई, नाइटहुड की उपाधि हो गई, यानी कोई भी उपाधि हो जो विदेशों के द्वारा भी दी जाती थी और जो भारतीय राजा महाराजा अपने पीछे भी लगाते थे उपाधि, तो उस प्रकार की उपाधि के श्री श्री 1008 ये उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अगर कोई किसी प्रकार की उपाधि लगाता है या लगाने के लिए कहता है कि हमें श्री श्री इस नाम से संबोधित करो, तो उस पर केस फाइल हो सकता है, बशर्ते आपको कानून आना चाहिए। इतना क्लियर। तो उपाधियों का अंत किया जाता है, भारत संविधान यह घोषणा करता है। इसलिए समता के अधिकार में न्याय, कराधान, लोकपद और नियोजन के विषय में समान व्यवहार का अधिकार सम्मिलित है। अब बंधुता का अर्थ देखते हैं। एक शब्द है बंधुता। बंधुता का अर्थ है भारतीय संविधान में और सभी संविधान में और जहां जहां भी बंधुता का उल्लेख होता है, इसका अर्थ भाईचारे से लगाया जाता है, यानी कि भाईचारे का होना। और किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी परिवार और के लिए यह जरूरी है, उसके संगठन के लिए, उसके सुनियोजित तरीके से चलने के लिए, उसकी तरक्की के लिए इस भावना यानी कि बंधुत्व की भावना का होना जरूरी है। और यह भावना भी फ्रांस की क्रांति से आई। तो इस प्रकार की हमने समझा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए ये भावना बहुत जरूरी होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर है, या फिर भी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो जो लोग भी हमसे जुड़े हैं या मैसेज करते हैं तो पीडीएफ उन तक पहुंच जाएगी। क्लियर। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को मिलूंगा। तो विशेष इस सूचना का ध्यान रखना कि हमारी क्लास जो परमानेंट है, जो खासतौर से यूपीएससी को टारगेट करके और यूपीएससी को टारगेट करके और स्टेट एग्जाम को टारगेट करके और वनडे एग्जाम वालों के लिए भी ये क्लास ठीक है, जितना लेना हो उतना पढ़ लो, चलाई जा रही है। तो यह क्लास हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इस क्लास की नियमित कक्षाएं यानी कि अल्टरनेटिव कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छात्र आकर हमसे जुड़ें। और भैया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए मैं एक आग्रह करूंगा कि एक बगल में बटन होता है सब्सक्राइब का, लाइव यानी कि छोटा सा लाल बटन होता है, उसको दबा दिया करें। और उसके बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो उसको ऑल लिख कर आएगा, तो उसको ऑल भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब कर देना यानी बटन को आपको सब्सक्राइब करना है। उससे प्रॉफिट ये होगा कि मुझे प्रॉफिट होगा और आपको होगा। मुझे प्रॉफिट ये होगा कि मेरा मोटिवेशन थोड़ा हाई होगा, यानी कि हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी, और आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। वैसे आजकल आप सब नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो चलो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हो सकता है एक सूचना ये भी है कि जी हफ्ते में जो 3 दिन बचते हैं, यानी कि बुधवार, यानी कि सोमवार के बाद जैसे मंगल बचता है, मंगल और बृहस्पति और शनिवार बचता है, हो सकता है कि हम इतिहास की क्लास चालू कर दें, जिसका टाइम 5 बजे ही होगा। तो अभी तो नहीं, अगले हफ्ते से सोच रहे हैं कि थोड़ा और एक्स्ट्रा आप लोगों को दें, ताकि 1-2 महीने के अंदर आपकी ये 2 सब्जेक्ट जो जीएस से रिलेटेड है ये कंप्लीट हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम है और थोड़ा लाइटिंग अभी नहीं लगा, ये इस कारण थोड़ा डल हो रहा है। ये व्यवस्था हम सारी कर लेंगे। जय हिंद।